मोदी रोको मिशन, इंडिया में कितना दम। नूह में ये कैसी यात्रा, सब कुछ बंद करना पड़ा। हम पहले से स्पष्ट कर चुके, यात्रा की परमिशन नहीं है, वो आज भी परमिशन नहीं है। यूपी से बिहार, हिंदू और ब्राह्मण पर बवाल। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। राजा भैया पर एक्सप्लोसिव खुलासा। तलाक हम कभी देंगे नहीं, और जो भी भगवान करते हैं सब कुछ सोच कर ही करते होंगे। तो आज की ये 4 बड़ी खबरें हैं जिनकी झलक आपने देखी, और इन्हीं के बारे में अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज की पहली खबर विपक्ष के नए नवेले गुट इंडिया से जुड़ी होगी। ऐसी खबर है कि यह कुनबा बढ़ने वाला है, तो क्या बड़ा कुनबा मोदी को रोक पाएगा। दूसरी खबर नूह से होगी, जहां एक ऐसी यात्रा निकालने की कोशिश की गई जिसके लिए सब कुछ बंद करना पड़ा। और आज की तीसरी खबर हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से, भूचाल मचाने वाली, जिसमें बात कुंडा के राजा भैया की होगी, जहां उनकी पत्नी ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और आज की आखिरी खबर अखिलेश कुनबे में शरीक हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की होगी, जिन्हें ना जाने क्यों हिंदू धर्म नहीं धोखा नजर आने लगा है। तो देश की हर खबर के लिए चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, और पहली खबर के लिए मुंबई से हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़ने वाले हैं, जो इंडिया की होने वाली बैठक की एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वरुण जैन से हम जानेंगे कि हरियाणा के नूह की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्या शोभा यात्रा निकली या नहीं निकली तो क्यों। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो राजा भैया के अवैध संबंधों की पूरी कुंडली आपके सामने रखने वाले हैं, वो भी सबूतों के साथ। और संजय त्रिपाठी से जानेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आखिरकार हिंदू धर्म में धोखा क्यों नजर आने लगा है। शुरुआत अभी की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। खबर हम आपको बता दें, अभी की जो बड़ी खबर है, इंडिया को लेकर कुनबा बड़ा करने में जुटे नीतीश कुमार। अकाली दल INLD से उन्होंने संपर्क किया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुंबई में इंडिया की मीटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक यह बैठक चलेगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, यह नारा बुलंद किया गया है। और नीतीश ने संयोजक बनने से फिर से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मकसद, सभी को एकजुट करना। तो इंडिया गठबंधन को लेकर आप देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। और अब आपके सामने हम आंकड़ों की जुबानी कुछ जानकारी रखना चाहते हैं। जो बैठक हो रही है उसका हासिल क्या होगा, बड़ा सवाल है। इस पर तो अपने संवाददाताओं से हम बात करेंगे। इंडिया का कुनबा देखिए कैसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अकाली दल से संपर्क साधा गया है, JDU के संपर्क में है अकाली दल, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह भूलिएगा मत कि अकाली दल बीजेपी की पार्टनर रही है। BSP से बातचीत की बात भी सामने आ रही है। कांग्रेस के जिम्मे, कांग्रेस को यह जिम्मा दिया गया है कि आप BSP से बातचीत करिए। BRS KCR की जो पार्टी है, शुरुआती स्तर पर बातचीत की बात कही गई है, लेकिन KCR तीसरे पक्ष की बात अक्सर करते रहते हैं, तीसरे गठबंधन की। तो ऐसे में क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। मुंबई की मीटिंग में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें, लोगों पर चर्चा संभव है, क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन है, क्या कोई ऐसी छतरी इसके लिए बनेगी जिसके अंतर्गत सभी एक नजर आएंगे। संयोजक पर मुहर की बात सामने आ रही है। नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा जोरों पर है, हालांकि नीतीश इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं। सीटों का बंटवारा, इस पर अभी फाइनल मुहर शायद ना लग पाए। सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि आखिर वो कैसे होगा, सीटों पर जो बंटवारा होना है उसको लेकर शायद बातचीत अभी नहीं हो पाएगी, चूंकि ये शुरुआती स्तर है अभी। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रौनक, मुंबई की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि बैठक से बिल्कुल पहले यह खबर आती है कि कुनबा बड़ा किया जाएगा। अब कुनबा मजबूत है कि नहीं, है तो शायद चर्चा का विषय नजर नहीं आ रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए, लेकिन कुनबा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जी निश्चित तौर पर अखिलेश, देखिए जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार इस कुनबे को बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर काम करते हुए दिख रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि अकाली दल से नीतीश कुमार ने संपर्क साधा। आपको बता दें कि एनडीए का भी जब गठबंधन हुआ करता था तब ये दोनों नेता जो है एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, और अपने पुराने रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक तरफ अपने स्तर पर इस कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ये बैठक हो रही है। लिहाजा महाराष्ट्र के जो छोटे सियासी दल है
उनको भी अपने पाले में लेने की कोशिश उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शेतकरी कामगार पक्ष जो कि महाराष्ट्र के कोकण इलाके में कुछ विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, उनके जयंत पाटिल इस गठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं। इसके अलावा स्वाभिमानी शेतकरी एक पार्टी है, उनके सांसद रह चुके राजू शेट्टी, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं तो हमें यह भी बताया जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर से भी उद्धव ठाकरे अपने स्तर पर बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे की पार्टी का पहले ही गठबंधन आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव उसके लिए हो चुका है, लिहाजा ये जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को सौंपी गई है। हालांकि कठिन है ये, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, स्टेज शेयर करना चाहते हैं नहीं, इसको लेकर सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में प्रमुख क्या होने जा रहा है। तो प्रमुख, जैसे हमने बताया कि लोगो का अनावरण होने जा रहा है। लोगो इंडिया नाम के तहत ही इंडिया के वो रंग जो कि अक्सर देखे जाते हैं, वो रंग इस लोगो में दिखाई देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण 11 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी इसे नाम दिया जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने लड़ रही है। लिहाजा जो बड़े नेता है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सके, इसको लेकर भी अपनी तरफ से बात रखेंगे। जी रौनक, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो मसला है, जो पेज जहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है या आएगा भी आने वाले दिनों में, वो है सीट शेयरिंग को लेकर। क्या इस पर कोई बातचीत होती हुई नजर नहीं आ रही है? क्या सूत्र बता रहे हैं आपके? जी देखिए अखिलेश, जो हमें पता लगा है उसके मुताबिक मुख्य तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर लगभग जो अब तक बेंगलोर की बैठक हो या पटना की बैठक, एक सहमति हो चुकी है। वो ये है कि लगभग 350 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर 1-on-1 फाइट करने की रणनीति जो है वो इंडिया गठबंधन बनाता हुआ दिख रहा है। और इसी कड़ी में कई राज्य ऐसे आते हैं जहां पर ये थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, और इसी को सुलझाने की कोशिश जरूर इस बैठक के जरिए होगी। हालांकि इस पर कोई फैसला जो है इस बैठक में नहीं होगा, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा जो दर्शक जानना चाहते हैं और सभी लोग जिस और निगाह टिकाए बैठे हैं कि क्या संयोजक का नाम इस बैठक में तय हो जाएगा, तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए कुछ और अगली बैठक का इंतजार नहीं, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना रौनक, मोहर लगने नहीं जा रही। रौनक, आपकी राजनीतिक समझ इस पर क्या कहती है? इसका तो मतलब सीधे तौर पर यह नजर आ रहा है कि जिन जिन मुद्दों को लेकर विवाद हो सकता है, फिलहाल उसे दूर रखने का प्रयास कर रहा है ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन। जी बिल्कुल, देखिए ये भी एक कारण है, और दूसरा एक कारण है जो हमें जो समझ आ रहा है वो ये कि फिलहाल इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अपने पत्ते जो है वो बीजेपी के सामने खोलना नहीं चाहता। इसको लेकर लंबी चर्चा भी बड़े नेताओं के बीच में हुई है, लिहाजा बहुत ही स्ट्रैटेजिक तौर पर इस फैसले को लिया जाएगा और इसकी टाइमिंग का भी जो है बहुत ध्यान रख के इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए फिलहाल मुंबई की बैठक में संयोजक पद पर मोहर लगेगी, इसकी उम्मीद कम है। चलिए रौनक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। और अभी की बड़ी खबर, हरियाणा के नूह में फिलहाल शांति। नूह में अब तक यात्रा नहीं निकली है। वीएचपी ने 11 बजे यात्रा का ऐलान किया था और नूह में सिर्फ जलाभिषेक की इजाजत दी गई। अब तक 8000 लोगों ने जलाभिषेक किया है। नल्हड़ मंदिर, वीएचपी अध्यक्ष ने जलाभिषेक वहां पर किया है। और नूह में हर जगह इस बार सुरक्षा कर्मी मौजूद नजर आ रहे हैं। एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, बाजार बंद है और धारा 144 लागू है। ये देखिए किस तरीके की वहां पर मुस्तैदी नजर आ रही है सुरक्षा कर्मियों की। और आज क्या हुआ है ये आप जानना चाहते होंगे, क्योंकि पिछली दफा आपने देखा था किस तरीके के हालात बन गए थे। तो आपको हम बता देते हैं आज को लेकर जो हमें सूचना मिल रही है, जो अपडेट हमारे पास है। हिंदू संगठनों ने नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक किया है, यानी मंदिर में जलाभिषेक तो किया गया। वीएचपी अध्यक्ष ने भी मंदिर में जलाभिषेक किया। विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष वहां पहुंचे थे। वीएचपी के 51 लोगों को जलाभिषेक की इजाजत दी गई थी। और नूह में इस वक्त चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। आप देख रहे हैं किस तरीके के वहां पर इंतजामात थे और सुरक्षा को लेकर क्या क्या वहां पर इस बार खास इंतजाम किए गए हैं, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसलिए हरियाणा पुलिस के 657 जवान तैनात हैं। एचएपी की 3 बटालियन है, पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां। बैरिकेटिंग पर कैमरे से नजर रखी जा रही है, यानी कैमरे की निगाह भी है। स्कूल, कॉलेज और बाजार एहतियातन बंद कर दिए गए हैं और फिलहाल शहर में धारा 144 लागू है। और आपको सीधे मैं अब ग्राउंड जीरो पर लिए चलता हूं। वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। वरुण, आज क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, और अगर यात्रा की इजाजत नहीं दी गई, वजह क्या बताई जा रही है?
देखिए, प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर के चलते और G20 के चलते जो शोभा यात्रा है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर अभी भी मैं आपको फिलहाल के हालात दिखाऊं, हालात नूह के अंदर बिल्कुल शांतिपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस की जो तैनाती है वो भी अभी आपको नूह के हर इलाके के अंदर, हर गली के अंदर कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगी। जगह जगह बैरिकेड्स लगे हैं। अभी भी जो लोग बाहर से नूह की तरफ आ रहे हैं उनसे पूछताछ करके और उनके आधार कार्ड देखकर ही जाने की इजाज़त दी जा रही है, नहीं तो उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। रही बात कि जो शोभा यात्रा है वो निकाली गई या नहीं निकाली गई, देखिए कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर जो शोभा यात्रा है वो निकाली गई, क्योंकि प्रशासन ने साफ कह दिया था कि किसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसलिए शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जा सकती। तो ऐसे में कुछ थोड़ा सा जो बैकफुट थे वो प्रशासन ने भी दिखाया और उन्होंने जो वीएचपी के नेता जो दिल्ली की तरफ से आ रहे थे उनको जाकर जो नलहड़ का मंदिर है वहां पर जलाभिषेक करने की इजाजत दी। तो वही जो वीएचपी के नेता थे वो भी इस बात के लिए माने कि जलाभिषेक करने के बाद वो किसी तरह की शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे और वापस चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता यहां पर प्रशासन और वीएचपी नेताओं की तरफ से निकाला गया और जो वीएचपी नेता दिल्ली से पहुंचे थे, चाहे आलोक कुमार हो, उन्होंने जलाभिषेक किया और उनका कहना था कि यही उनकी सांकेतिक शोभा यात्रा थी। जी बिल्कुल, हम वापस आपके पास लौटेंगे वरुण और जानेंगे कि अगर अभी भी वहां पर तनाव है तो ये हालात वहां पर क्यों बने हुए हैं। हरियाणा के नूह में फिलहाल शांति है। नूह में अब तक यात्रा नहीं निकली हालांकि, और वीएचपी ने 11 बजे यात्रा का ऐलान किया था। फिलहाल नूह में सिर्फ जलाभिषेक की इजाजत दी गई और अभी तक की सूचना के मुताबिक 8000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। सीधे नूह में आपको लिए चलता हूं। वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। वरुण, क्या वाकई में वहां पर तनाव नहीं है, स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं, या फिर जो G20 की बैठक आने वाले दिनों में होने वाली है उसी के मद्देनजर प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, अलर्ट है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, दुनिया में गलत संदेश जाएगा? देखिए अखिलेश, इससे पहले नूह के अंदर जो हिंसा हुई थी वो सबने देखी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत सवाल खड़े हुए थे और यही वजह है कि इस बार पुलिस कोई चूक नहीं बरतना चाहती थी और उसी के चलते भारी पुलिस बल का जो इंतजाम है वो नूह के अंदर किया था। जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया, मैं एक बार दिखाऊं कैसे आपको जगह जगह इसी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनी तैनात हैं। तो फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो नूह के अंदर जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि धारा 144 लगी थी, लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। जो जलाभिषेक के लिए जाना चाह रहे थे वो जलाभिषेक के लिए गए हैं। ऐसे में अभी फिलहाल हालात बिल्कुल नियंत्रण के अंदर हैं और जो इंटरनेट की सेवा है वो यहाँ पर बाधित है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये बात और सामने निकल कर आएगी कि जो यहाँ पर आपसी भाईचारा था और जो परिस्थितियाँ हैं वो किस तरफ जाती है। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन इस बात को समझता है कि नूह बेहद संवेदनशील इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ यह इलाका है और G20 होना है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना होगी तो उससे उसका जो मैसेज है वो दूर तक जाएगा और उसी के चलते पुलिस प्रशासन ने कुछ इस तरीके के इंतजाम किए थे कि आज जो भी कार्यक्रम था वो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। वीएचपी के नेताओं से भी बातचीत की गई, एक बीच का रास्ता निकाला गया। जो दिल्ली से वीएचपी के नेता आए थे उनको भी जलाभिषेक जाने के लिए इजाजत दी गई, तो वही वीएचपी के नेता भी उस जलाभिषेक तक सीमित रहे और किसी तरह बिल्कुल छोटे में बताइएगा वरुण, क्योंकि आप लगातार नूह जा रहे हैं, आज भी वहां पर मौजूद हैं, पहले भी गए थे। आज जो सुरक्षा इंतजामात नजर आ रहे हैं, अगर पहले भी इसी तरीके से प्रशासन मुस्तैद होता तो जो घटनाएं हुई हिंसा की वो होती? देखिए बिल्कुल आज जो हालात थे बिल्कुल विपरीत थे। इससे पहले जब शोभा यात्रा निकली थी तब हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल जो लोग थे वो वहां पर थे और पुलिस पूरी तरीके से नदारद थी। लेकिन आज इसका उलट था, जो शोभा यात्रा या फिर ये कई जलाभिषेक के लिए जो लोग पहुंचे थे वो बिल्कुल सीमित संख्या में थे और उससे कई बड़ी संख्या। ठीक है वरुण, आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं आपके पास लौटूंगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अभी एक बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर होगा राजा भैया को लेकर। पत्नी भानवी सिंह ने तलाक देने से इनकार किया, कोर्ट में पत्नी ने जवाब की कॉपी की दाखिल की है। एबीपी न्यूज के पास जवाब का एक एक पन्ना मौजूद है और आपको हम यह भी बता दें कि तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट, मैसेज, सारी चीजें हमारे पास हैं। कोलकाता की पत्रकार के कारण तलाक की नौबत आई, भानवी को अवैध संबंध की पूरी जानकारी थी। खबर यह भी है कि विरोध करने पर राजा भैया ने पत्नी को बुरी तरीके से पीटा और एबीपी न्यूज के पास वो तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। ये एक्सक्लूसिव खुलासा आपके सामने हम करने जा रहे हैं। कोलकाता की एक पत्रकार बताई जाती है इन सब के पीछे, जिसकी वजह से इस तरीके के हालात बने हैं। भानवी को अवैध संबंधों की पूरी जानकारी थी, यानी राजा भैया की पत्नी को
ये पूरी जानकारी थी। आप देख रहे हैं चैट का मजमून भी आपके सामने। ये एक्सक्लूसिव खुलासा एबीपी न्यूज पर, राजा भैया पर विस्फोटक खुलासा। हालांकि भान्वी जो उनकी पत्नी है वो कह रही है कि वो तलाक नहीं देंगी, जो कहना था मैंने कोर्ट में कह दिया है। राजा भैया की पत्नी रानी भानवी सिंह इस समय यहाँ पर आई हुई हैं एक ज़रूरी काम से, और यहाँ हमको वो दिख रही हैं। उनसे हम बात करते हैं, कुछ ज़रूरी मसलों पर उनसे हमको बात करनी है। भानवी जी, महारानी हैं आप एक राजघराने की, और आज आपको ये संघर्ष करना पड़ रहा है। मैंने वो डिवोर्स का भी सारा पेपर्स पढ़े हैं, आखिरकार ये नौबत क्यों आ गई, क्या लगता है? अब भैया हमको कुछ कहना नहीं है, मामला कोर्ट में चल रहा है और जो भी होगा कोर्ट से फैसला होगा। जो भी कहना भी होगा हमको तो हम कोर्ट में ही कहेंगे। बातें आपने कोर्ट में दी हैं, वो सारी बातों पर एग्री, वो सारी बातें सही, वो सब सही हैं। जो हमको लिखना था, कहना था, वो सब हम कह चुके हैं। आपने ये भी कहा आपको जो टॉर्चर सहना पड़ा है। नहीं भैया, अब हम जो कहना था वो कह चुके हैं। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए फाइनली कि आप चाहती क्या है, परिवार एक रहे, ये आपकी क्या है? हमेशा एक रहेगा, हमेशा हम लोग एक रहेंगे। और 4 बच्चे हैं भानवी जी आपके, उन 4 बच्चों के लिए आपको ने क्या सोचा है कि उनका जो आगे का उनका भविष्य, भविष्य अच्छा ही रहेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तलाक हम कभी देंगे नहीं, और जो भी भगवान करते हैं सब कुछ सोच कर ही करते होंगे। और जो कहना था भैया कह चुके। आखिरी सवाल, ये जो बीच में जो है उसको लेकर के आपको क्या घर तोड़ने की कोशिश हो रही है आपकी? एक आखिरी सवाल, जो बीच में जो वो सब हमने लिखित रूप में दे दिया है कोर्ट में, उस पर स्टैंड करती हैं? जी 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 जी, एकदम स्टैंड करते हैं। एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आई, अभिषेक उपाध्याय के साथ भानवी सिंह की ये बातचीत आप सुन रहे थे। साफ तौर पर भानवी कह रही है कि मैं तलाक नहीं दूंगी। आपके सामने ये पूरी जानकारी हम रखने जा रहे हैं। राजा भैया पर जो ये विस्फोटक खुलासा हो रहा है उस पर कुछ बातें तो आगे हम आपको बताएंगे ही। राजा रानी की अबूझ कहानी, 3 किरदार इसमें हैं। भानवी सिंह जो कि राजा भैया की पत्नी है, और खुद राजा भैया जो कि मुख्य किरदार इसमें है, और टीवी पत्रकार जो प्रेमिका के तौर पर सामने आई, जिसको लेकर ये सारा तमाशा हुआ, ये सारी चीजें सामने आई। यानी इन 3 किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी हुई नजर आती है। साल 2009 की घटना, राजा भैया को का फोन अनलॉक मिला, भानवी सिंह को आपत्तिजनक फोटो उसमें दिखी, विरोध करने पर राजा भैया ने पिटाई कर दी। इमरजेंसी में भर्ती तब हुई थी भानवी। लोगों को बताया गया कि बाथरूम में गिरी थी भानवी। 2 घंटे में अस्पताल से डिस्चार्ज उन्हें कराया गया, और पिटाई की खबर लीक होने का उस वक्त डर था। और उसके बाद आप देखिए सारी चीजें कैसे मैनेज की गई थी। साल 2015 की घटना, महिला पत्रकार से प्यार परवान चढ़ता है। मानवी ने पत्रकार से रिश्ते खत्म करने को कहा राजा भैया से। 21 मई 2016 को राजा भैया ने भानवी को बुलाया। पत्रकार वीडियो कॉल पर उस वक्त थी। पूरी घटना समझिए जरा। पत्रकार के सामने पत्नी को राजा भैया ने गालियां दी, पत्नी पर पिस्टल तान दी गई थी। छोटी बेटी गोली की आवाज सुनकर तब जाग गई थी। राजा भैया की छोटी बेटी और भानवी बाहर तब निकले थे। यह घटना उस दौरान सामने आई थी। कुछ और जानकारियां रख रहा हूं। साल 1999 की घटना, राजा भैया की सगी साली से अवैध संबंध, तब यह बात सामने आई थी। भानवी की बहन साध्वी से अवैध रिश्ते की बात थी। विरोध करने पर भानवी को धमकाया गया। दिसंबर 2000 में साध्वी से अपने रिश्ते भी जाहिर कर दिए गए थे। साध्वी एक बार तब प्रेग्नेंट भी हुई थी। राजा भैया ने अबॉर्शन करवाया था। राजा भैया ने अबॉर्शन कराने की बात तब कबूल भी की थी। यह साल 1999 की घटना आपके सामने। एक और अहम जानकारी इस पूरे मामले को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बेटी होने पर भड़के थे राजा भैया, यह बात भी निकलकर सामने आई थी। बेटे के लिए मुंबई में बाकायदा उन्होंने इलाज कराया ताकि बेटा हो। बेटी होने से भड़क गए थे, नाराज थे। मुंबई में इलाज के दौरान डांस बार जाते थे, यह बात भी तब निकलकर सामने आई थी। जेल में धार्मिक किताबों में अश्लील तस्वीरें रखते थे। धार्मिक किताबों में बेटी को बुरी तरीके से पीटते थे राजा भैया। ये तमाम संगीन आरोप उन पर लगे हैं। 2004 में अन्य महिला के साथ संबंधों की चिट्ठियां भी मिली थीं। यह बात 2004 में सामने आई थी। और 2010 में पत्नी भानवी को चप्पलों से पीटा था, यह भी तब मामला सामने आया था। और 2016 में लैपटॉप से कई अवैध संबंध के खुलासे हुए थे। यानी यह सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। 2015 से पत्नी भानवी को एक पैसा नहीं दिया, किसी तरह की उन्होंने मदद नहीं की। फर्जी सिग्नेचर करके भानवी को डायरेक्टर पद से भी हटा दिया गया था। भानवी सिंह पर लगातार तलाक का दबाव बना रहे हैं, लेकिन भानवी तलाक देने को तैयार नहीं है। भानवी को बेटों ग्वालियर स्कूल में मिलने नहीं देते थे, बेटों से ग्वालियर के स्कूल में। मैं सीधे आपको अभिषेक के पास ले चलता हूं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, वो बातचीत हम लोग सुन रहे थे, दर्शकों ने भी वो तमाम बातें सुनी जब आप भानवी से बात कर रहे थे, और क्या प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं?
देखिए अखिलेश, ये बहुत ही हैरान करने वाला, बहुत ही विस्फोटक खुलासा। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। ये जो दस्तावेज हैं अखिलेश, इन दस्तावेजों को आप देखेंगे, इनमें एक एक बात का जिक्र है। हमारे पास वो सारी व्हाट्सएप चैट हैं, वो तस्वीरें हैं, वो तमाम सारे दस्तावेज हैं जो कोलकाता की उस टीवी पत्रकार और राजा भैया के संबंधों की पुष्टि करते हैं। और यही वो संबंध है जो कि भानवी सिंह का ये जो आरोप है, जो उन्होंने लिखा है, यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं। और आप सोचिए, जो बातें इनमें लिखी हुई है, ये दस्तावेज हैं, आप जब इनको पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे इनको। और मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, आप इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें यह लिखा है कि 20 अप्रैल 2015 को जब जानकारी हुई भानवी सिंह को कि ऐसा रिश्ता चल रहा है कोलकाता की इस टीवी पत्रकार के साथ, उन्होंने विरोध किया। तो उसके बाद उनको इस बुरी तरह पीटा गया कि उनके सर और सीने में चोटें आई, सर से ब्लीडिंग हुई, पसलियों में फ्रैक्चर हुआ, उनको मेयो हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस बुरी तरह मारा गया और 2 घंटे में डिस्चार्ज करा दिया गया, कोई खबर ना लीक होने पर। और दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, दूसरी बात जो 21 मई 2016 की रात के 2 बजे राजा भैया भानवी सिंह को बुलाते हैं और इसी बात पर कि कोलकाता की उस टीवी पत्रकार का विरोध क्यों कर रही हैं वो, बाकायदा वो वीडियो कॉल पे मौजूद होती है कोलकाता की टीवी पत्रकार, और वीडियो कॉल पे राजा भैया उसको दिखाते हैं और भानवी सिंह को रिवॉल्वर निकालते हैं तरफ और बोलते हैं, आइए हमने पिस्टल उठाई, अब हमने गोली डाली, अब हमने इसे उठाया और फिर फायर कर देते हैं। वो गोली जाकर के दरवाजे पर लगती है, उनकी बेटी भागती आती है और बाल बाल बचते हैं दोनों। और इस दौरान वो टीवी पत्रकार, इसमें लिखा हुआ है कि उसको देख रही थी, वो लोग बातें करते, राजा भैया अट्टहास कर रहे थे। ये है उसकी कहानी। और उस कोलकाता की टीवी पत्रकार के नाते इनकी जिंदगी, जो इनका लिखना है, वो नर्क हो चुकी है इस समय। अखिलेश, वाकई बहुत गंभीर आरोप हैं और जो चैट है, जो बातचीत का मजमून आप बता रहे हैं, उससे साफ तौर पर राजा भैया का जो व्यक्तित्व है, जो उनका चरित्र है, वो भी सामने आ रहा है। आपने जब भानवी से इस मामले में बातचीत की है, उन्होंने क्या और कहा? देखिए, भानवी सिंह इस मामले में वो इस पे स्टिक कर रही हैं कि ये जो मैंने दिया है लिख करके, ये ही उनका सत्य है। ये सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। वो ये कह रही है इसमें सब कुछ लिखा है। इसमें इस बात का भी जिक्र है जो हमने पढ़ा है कि बाकायदा जब वो पोटा के तहत जेल में बंद थे तो धार्मिक किताब में वो लड़कियों की तस्वीरें रखते थे। उनके जो तमाम सारे जो अवैध रिश्तों की बात है वो इसमें है, चैट्स हैं, तस्वीरें हैं। और यहां तक कि जो सबसे जो एक और मैं आपको बात बताऊं वो ये है कि प्रताड़ित करने की बात है भानवी सिंह को, जो इसमें लिखा हुआ है किस तरह से बेटे के लिए उन पर दबाव डाला गया, घर से उनको निकाला गया, उनको पैसे नहीं दिए गए, उनकी कंपनी में फोर्ज सिग्नेचर करा करके नाम चेंज करा लिया गया। और पूरे शादी के 28 सालों में अभी तक भानवी सिंह कभी भी सामने नहीं आई। ये भी सच्चाई है। पहली बार एबीपी न्यूज पर सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि मैंने जो कहना था कोर्ट में कह दिया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि वो तलाक नहीं देने जा रही है, किसी भी सूरत में तलाक नहीं देंगी। वो इस घर को तोड़ना नहीं चाहती हैं। कोलकाता की टीवी पत्रकार तोड़ना चाहती है और वो चाहती है ये घर जुड़ा रहे, इसलिए वो तलाक नहीं देने जा रही हैं। जी, लेकिन अभिषेक, एक चीज और भी है। अगर आप राजा भैया के पूरे इतिहास पर गौर करें, इस मामले में पूरा इतिहास ही दागदार नजर आ रहा है। साली तक से संबंध की बात सामने आई थी। ये पूरी कहानी कैसे सामने आ रही है, अलग अलग जो इनके अवैध रिश्ते रहे हैं? देखिए, ये जो मसला है ये भी इसमें मेंशन्ड है और ये सब हम इसके हवाले से बता रहे हैं जो कि कोर्ट में दाखिल किया गया है। इसमें साली से अवैध संबंधों का जिक्र है, इसमें अबॉर्शन का जिक्र है, इसमें भानवी सिंह को उसके विरोध के नाते धमकाने का जिक्र है। और इनफैक्ट जिस पीजी में लखनऊ में वो रहती थी वहां भी जाने का जिक्र है, उसके संचालक को धमकाने का जिक्र है। तो ये पूरा एक सिलसिला है और भी महिलाओं का इसमें जिक्र है। ये जो मैं आपको दस्तावेज दिखा रहा हूं, ये दस्तावेज अपने आप में इतने विस्फोटक दस्तावेज है और ये कोर्ट में दाखिल है। और समझिए, राजा भैया की जो डाइवोर्स पिटीशन है उसके जवाब में दाखिल हुए, राजा भैया ने आरोप लगाए हैं, उसपे ये भानवी सिंह का जवाब है। उनका आरोप भी रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने बताया है कि भानवी सिंह के साथ में क्रूएल्टी की है, अत्याचार किया है, वो पैसे चुराती थी, इस तरह के आरोप लगाए हैं। वो घर वालों के साथ, सास ससुर के साथ में बदसलूकी करती थी, जिस सबका इसमें खंडन किया भानवी सिंह ने। उन्होंने तो ये लिखा है कि उनको उल्टा बच्चों की देखरेख वो कर रही है, उनको एक पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये उसका आरोप का जवाब है और इसमें भी जो आरोप है वो बेहद ही संगीन है। और अभिषेक, देखिए, सबसे दुखद पहलू तो यह है कि तमाम इस तरीके के आरोप तो लगे ही अवैध संबंधों के। कहा यह भी जा रहा है कि राजा भैया अपने बच्चों को पीटते थे पूरी तरीके से। ये इसका भी इसमें जिक्र है और इसमें मैं ये सब चीजें आपको इसके हवाले से बता रहा हूं। देखिए, जो इसमें जिक्र है, इसमें यहां तक जिक्र है कि उन्होंने अपनी एक बेटी को इस तरह से मारा कि उसके कान में अभी भी उसको सुनने में तकलीफ होती है, इसका भी जिक्र है। और इस सब के पीछे जो कहानी बताई जा रही है, कहानी वही है जो मेन वजह है। जो इस समय जो ये दस्तावेज बताते हैं उसमें एक बड़ी वजह है कोलकाता की टीवी पत्रकार। और ये भी लिखा है उसको रोलेक्स की घड़ियां राजा भैया दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, जबकि अपनी पत्नी और बच्चों का खर्चा नहीं दे रहे हैं। ये सब इसमें
लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही संगीन आरोप हैं, बहुत ही विस्फोटक खुलासे हैं अखिलेश, और ये फिर मैं कह रहा हूं राजा भैया ने जो आरोप लगाए ये उसका जवाब है। जी चलिए अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहें, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की गई है, जो बातें कही गई हैं, उसी के आधार पर यह पूरी जानकारी आप तक हमने पहुंचाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान फिर सामने आया। हिंदू धर्म पर मौर्य का विवादित बयान, हिंदू नाम का धर्म नहीं, स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म केवल धोखा है, यह बात उन्होंने कही है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा गया। तो बिगड़े बोल स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आप बाकियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया, तो उन्हें समर्थन भी मिला है। कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण थे। हमारी तो पूरी रूपरेखा इसी पर निर्भर है। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते। उन्होंने खामियों का जिक्र किया है। हिंदुत्व में एक संकुचन था, या जो संकुचन है उस पीड़ा का एहसास कराने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। देखिए, एक बात तो साफ तौर पर नजर आती है कि ऐसे नेताओं को समाज सुधार से बहुत मतलब होता नहीं है। तो असली खेल वोटों के ध्रुवीकरण का होता है। तो जातीय समीकरण जरा आप समझिए, यूपी का जातीय समीकरण, सवर्णों की बात की जाए 17 से 19% उनकी आबादी, ओबीसी 42 से 43%, मुस्लिमों की बात करें तो 19% और दलित 21%। यह हमने आपको यहां का जातीय समीकरण बताया है। उसके बाद सवर्णों की अगर बात करें, सवर्णों का जो वोट बैंक माना जाता है राजनीति की भाषा में, तो ब्राह्मण 10%, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, राजपूत 5%, वैश्य 2% और अन्य 2% हैं। ये सवर्ण जिन्हें कहा गया। और इनका वोट का असर क्या है, खासतौर पर ब्राह्मणों के वोट का क्या असर है उत्तर प्रदेश में? लोकसभा सांसद अभी 13 हैं जो इस जाति के हैं, राज्यसभा के सांसद 5, केंद्र में यूपी से ब्राह्मण मंत्रियों की बात अगर मैं करूं तो 2, और यूपी में ब्राह्मण मंत्री अभी जो योगी सरकार में है वो 7 हैं। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बात की जाए तो 52, ये संख्या 52 है, 52। हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। संजय, एक बात तो साफ तौर पर नजर आने लगी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो बयान इस तरह के दे रहे हैं, जानबूझकर दे रहे हैं, तो क्या वोटों के ध्रुवीकरण का ही खेल है? निश्चित रूप से अखिलेश, ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान को दे करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि दलितों और पिछड़ों के वो मसीहा हैं। और जैसा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और अभी थोड़ी देर पहले आपने जो समीकरण बताया जातियों का, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 70% से ज़्यादा जो है वो पीडीए आता है। और इन्हीं के बीच में पैठ बनाने के लिए, 2024 की लड़ाई को जीतने के लिए ये सारे बयान स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक दे रहे हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा फिर उन्होंने बौद्ध मठों को तोड़ करके केदारनाथ, बद्रीनाथ और ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाए जाने जैसी दावे भी किए थे। तो लगातार उनके ये बयान आ रहे हैं और आते रहेंगे 2024 के इलेक्शन तक, क्योंकि मकसद यही है कि जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, इसको समीकरण को अगर साध लिया जाएगा तो 2024 की नैया पार हो जाएगी। एक सवाल का जवाब दीजिएगा संजय। अंतर से यहाँ उत्तर प्रदेश में ठीक है, सवाल ये खड़ा होगा कि अगर ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो एक पार्टी के नेता भी हैं, क्या इनका सिर्फ व्यक्तिगत बयान माना जाए कि रिंग लीडर कोई और है? देखिए, खुलकर तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस बयान का खंडन भी नहीं करते और समर्थन भी नहीं करते हैं। आपको याद होगा जब रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर सवाल खड़े किए थे तो अखिलेश यादव ने ये कहा था कि मैं विधानसभा में जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा कि मैं शूद्र हूँ या नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ना तो कोई बयान दिया, काउंटर बयान उनका आया, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान देने पर उन पर कोई कार्रवाई की गई। तो आप समझ सकते हैं कि मौन सहमति दी जाती है। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 दिन पहले ये बयान दिया है कि वो हिंदू धर्म में आस्था रखती हैं, वो हिंदू धर्म से हैं, वो सनातन धर्म में आस्था रखती हैं। उनके जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं
है वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाकर के कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगी जो पार्टियां, उनका निरादर होगा, वो गर्त में जाएंगी। ठीक है संजय, दोबारा भी मैं आऊंगा आपके पास। कोटा से खबर आ रही है जहां 2 और छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। 5 घंटे के अंतराल में 2 आत्महत्याएं हो गई हैं। 2023 में 24 छात्रों ने अब तक आत्महत्या कर ली है और इस रूटीन टेस्ट पर 2 महीने तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोटा के कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। सिर्फ 5 घंटे के अंतराल में 2 आत्महत्या। कोटा से बड़ी खबर आ रही है। क्या सुसाइड फैक्ट्री के तौर पर अब कोटा का नाम सामने आ गया है? लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता इसी खबर पर जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ। अंकित, मतलब हालात इतने बदतर हो गए हैं कि रूटीन टेस्ट तक पर भी वहां पर रोक लगाना पड़ रहा है। अखिलेश, इसके अलावा ज्यादा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब आप खुद सोचिए कि हर 10 दिन में एक छात्र ने यहां पर आत्महत्या की है, यानी कि 1 महीने में 3 छात्रों ने आत्महत्या की है और 8 महीने हुए हैं। 24 का आंकड़ा जो अभी आपने जो दर्शकों के सामने रखा, और इसी से हालातों का अंदाजा लग जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जिस तरीके से रूटीन टेस्ट होते हैं, छात्रों के ऊपर इतना ज्यादा दबाव होता है कि वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले कहा था कि नहीं, छात्रों का इवैल्यूएशन होना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी सुसाइड तो नहीं रुके हैं और अब कोशिश ये की गई है कि जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से छात्रों के ऊपर अतिरिक्त दबाव आता है कि वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, तो कोशिश ये की गई है कि अगले 2 महीने तक ये इवैल्यूएशन टेस्ट पर रोक लगाई जाए। लेकिन यकीन मानिए, सिर्फ ये एक विकल्प नहीं या ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो घटनाएं हैं वो थम नहीं रही और पिछले 5-7 सालों का जो रिकॉर्ड है वो यही बयां कर रहा है। बिल्कुल अंकित, और देखिए इसका समाधान सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्रशासन नहीं निकाल सकता है, बल्कि माता पिता, अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से उम्मीदों के बोझ तले वो ना दबाएं कि उनकी जान ही चली जाए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम संवाददाताओं का शुक्रिया।